नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम अंजू मैम। जय श्री राम। ये बताइए कि ऐसा लग रहा है कि 56 सवालों के जवाब देने के बाद जब से आए हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो और मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। अब तो सब्सिडी घोटाला भी सामने आ गया है। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने शो किया था, तो मैंने यही कहा था कि यह सब्सिडी बिजली की अचानक बंद जो हुई है, उसका लॉजिकल कारण यही है कि आतिशी मार लेना, और केजरीवाल को इस बात का एहसास था कि ये स्कैम भी देर से देर तो बाहर निकलेगा निकलेगा। देखिए क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में जो करप्शन लेके वो आए हैं, इसके पहले इस लेवल का करप्शन नहीं था। क्योंकि ये दो तरह के करप्शन लेके आए हैं। पैसों का करप्शन सबको पता है, लेकिन ये ईमानदार राजनीति के नाम पे जो नैतिक करप्शन लेके आए हैं और ढीठता से अपने उस करप्शन को बताते हैं कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया है, वो आज के पहले नहीं देखा। देखिए मुझे याद है एक छोटा सा एलिगेशन लगा था। नीतीश कुमार उस वक्त रेल मंत्री थे, सिर्फ रेल हादसा हुआ था और एनडीए से थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बहुत कम लोगों के अंदर ये पावर होता है। दूसरा, नीतीश कुमार, कहीं एक उदाहरण देता हूं। वो बीजेपी से अलग हुए थे और 2014 में लोकसभा में सिर्फ उनको 2 सीटें आई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दिया था। एल के आडवाणी, ऐसे कई नाम हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, एल के आडवाणी, इन लोगों के ऊपर सिर्फ इल्जाम लग जाता था तो नैतिकता के नाम से हट जाते थे। ये एक राजनीति का स्टैंडर्ड था। खैर, बाद में कांग्रेस, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव आए तो इन लोगों ने किया, लेकिन ये लोग कभी भी ये बोल के नहीं आए थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं जी। एक आंदोलन से जन्मे, जेपी आंदोलन से, समाजवाद के नाम पे, और उसके बाद इनको लगा कि परिवार के लिए कुछ करना चाहिए तो करप्शन ही करना आता था, तो इन्होंने करप्शन किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस आंदोलन से है वो ईमानदारी का आंदोलन था, उस नाम पे ये आए। वहां से इन्होंने लाखों युवाओं को जो मिसगाइड किया ना, उसका दोष जो है ना बहुत खतरनाक है। जो मैं कभी कभी सोचता हूं, जब जब भी एकांत में होता हूं, किस देश की राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? क्या वो कांग्रेस है, बीजेपी है, पीएफआई, एसडीपीएफआई है, या केजरीवाल जैसे लोग जिन्होंने मतलब के लिए ईमानदारी का भी ढोंग किया, ताहिर हुसैन जैसे लोगों का भी साथ लिया, अमानतुल्लाह खान जैसे लोग आज भी साथ हैं, टिकट ब्लैकियर संजय सिंह को राज्यसभा भेजा। आप नैतिक पतन देखिए। और जब जितेंद्र तोमर पे मुझे याद है डिग्री विवाद का लगा था, इन्होंने कहा कि साफ झूठ बोलते हुए मैंने सारी डिग्रियां चेक की है जी, सभी ठीक है जी, फर्जी निकली। तो आपने कैसे चेक किया था? आज देश उस मोड़ पे है जहां ऐसे भ्रष्ट लोगों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अगर इनके लिए सजा नहीं मिल पाया ना ऐसे लोगों को, तो फिर ऐसे लोगों को देख के बहुत सारे लोग वो रास्ता चुन लेंगे जो कि भारत के लिए, भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा जी। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि तोमर की डिग्री इन्होंने चेक की और डिग्री फर्जी निकली, तो ठीक से चेक की या नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो वो शख्स हैं जो पिछले 10 सालों में हमारे देखते देखते ही वो अपने बच्चों की कसम खाया करते थे ना, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। लेकिन वो राजनीति में आए। गाड़ी बंगला नहीं चाहिए होगा, गाड़ी बंगला चाहिए। अब तो उनके पास बहुत बड़ा बंगला है, सुना बड़ा महंगा स्विमिंग पूल भी वहां पर बनाया गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आए, छाती ठोक ठोक कर कहते थे कि लोकपाल लाया जाएगा, सब उसके दायरे में आएंगे। याद है ना आपको, ये सब बातें हुआ करती थी, और आज वो बातें धरी की धरी रह गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल की कौन कौन सी बात पर हम चर्चा करें? वो तो ऊपर से नीचे तक ऐसा लगता है कि झूठ का पुलिंदा बने हुए हैं आजकल। इसीलिए देखिए, एक दिन समय आता है। देखिए, इस राजनीतिक बदलाव में जो हम एक चीज का चर्चा नहीं कर रहे, पिछली बार उन्होंने अभी 2 दिन पहले विधानसभा में बहुत कुछ बोला था। अगर आप एक चीज देखिए, जब मैं किसी राजनीति को, पता है अंजू, मैं शून्य में नहीं देखता। कोई भी चीज चाहे मीडिया भी करती है ना, तो मैं उसके राजनीतिक मतलब ढूंढता हूं। उस पे मैं
एक आध घंटे समय देता हूं ये क्यों हुआ, और फिर मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूं। जिस मीडिया को पैसे के दम पे इसने खरीद रखा था, अब पैसे नहीं है। अब आप देखिए, मीडिया हाउसेस को अपने विधानसभा स्पीच दिखाने के लिए फोन कर रहा है, फिर भी लोग नहीं दिखा रहे। एक यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के प्रति कंप्लीटली बायकॉट हुआ, और अब भारत की मीडिया केजरीवाल को बायकॉट कर रही है। क्यों? इसको शून्य में मत देखिएगा, इसके बड़े राजनीतिक मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस मीडिया को खिलाया पिलाया, अब उसको पैसे से ही मतलब है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपसे कड़वे सवाल भी करेगी, और मीडिया सवाल करने लगी है पिछले 2 दिन से। क्यों? ये मीडिया तो जी हुजूरी करती थी। इसका तात्पर्य यह है कि मीडिया के बड़े प्लेयर्स को पता हो गया कि केजरीवाल का खेल खत्म। अब केजरीवाल की तरफ हम भागे या केजरीवाल को सपोर्ट किया, तो हमारा जो सपोर्ट बेस है, वैसे ही मीडिया कटघरे में है, हमारा जो सपोर्ट बेस है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो अपनी टीआरपी, अपनी रैंकिंग, अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खराब करने के बजाय अच्छा है कि कन्नी काट लो, समय आ गया है। बिल्कुल, और आप देखो ना कि वो मीडिया का तो वही बात हो गई ना कि पैसा हजम खेल खत्म। खेल खत्म, क्योंकि तमाशा आपको खत्म। याद होगा, क्योंकि आपको याद होगा अभिषेक, क्योंकि आप तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आप तो उन लोगों में आते हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की उस आंदोलन को पैसे भी दिए थे, अपनी गाड़ी कमाई दी थी, और नौकरी छोड़कर आप उनके साथ एक वक्त में जुड़े भी थे। तो आपके लिए तो और भी ज्यादा शॉकिंग है ये सब कुछ जो अब देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर आप याद कीजिए कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का जिक्र मैं कई बार अपने बातों में करती हूँ कि आप देखिए कि वहां पर 2011-12 के आसपास हर दूसरे दिन ये जाकर बैठ जाते थे किसी ना किसी नेता पर, किसी ना किसी अधिकारी पर आरोप लगाने के लिए, और तब ये एक्सपेक्ट करते थे कि तुरंत उस अधिकारी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। उस वक्त भी ये मीडिया इनके पीछे भागा भागा फिरता था, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाता था, इनकी हर एक बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। और ये बात बहुत पुरानी नहीं, अभी 2 दिन पहले तक ये सब कुछ हो रहा था, या आडंबर हो रहा था। लेकिन अब जबकि, क्योंकि अब बजट में पैसा कम कर दिया गया है और साल एक तरह से फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो पैसा तो है ही नहीं मीडिया को देने के लिए, इसीलिए मीडिया ने कन्नी काट ली है, और क्या है। जैसा मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि इसने सीएजी के कैग को भी रिपोर्ट्स नहीं सबमिट किए हैं। देखिए, अब समस्या ये है कि केजरीवाल को ये पता है कि अभी वो ईडी के रडार पे है। भले सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए और 56 सवाल पूछे, लेकिन वो ईडी के भी रडार पे है। ईडी के रडार पे है, इसका मतलब ये है कि अब इट्स टाइम टू कट ऑफ ऑल, जितने वो है कम से कम उसको शॉर्ट किया जाए। जितना भी करप्शन इसने किया फिलहाल उसको दिखावे के लिए से ही बंद किया जाए। मैं बार बार कहता था कि ये पानी घोटाला, ये जो बिजली में सब्सिडी है, ये सब न केवल करप्शन का एक नया तरीका था इनके पास। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश से करोड़ों रुपए मीडिया हाउस को जा रहे थे। एक शहर है दिल्ली, कोई प्रदेश नहीं है। कहां से ये पैसे आ रहे थे? कौन कर रहा था फंडिंग? दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं आना चाहिए था। लेकिन बिहार के भी आप देखिए अखबारों के फ्रंट पेज पे केजरीवाल दीपावली मनाते नजर आ जाएंगे। वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल, अब वर्ल्ड के बेस्ट स्कूलों की पोल खुद मीडिया खोलने लगा है। इनके हॉस्पिटल्स का तो पोल पहले ही खुल चुका था, मोहल्ला क्लिनिक का। ये देखिए, मोहल्ला क्लिनिक जब बना था तभी मैंने कहा था आम आदमी पार्टी के लोगों के घरों में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया और दिखा दिया, शो भी कर दिया। उसमें घर है, लोग रह रहे हैं, कहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, सिर्फ पेपर पे है। एक नहीं कई 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, उनसे हम बात करेंगे तो शो लंबा होगा। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है, अभी जो केजरीवाल 56 सवाल कोई एक तरह से हर एक बाउंसर को डक्कर के आ गया। एक बार फिर समन करेगी, मैं आज ही कह रहा हूं आपके शो पे, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं मिले हैं ना। और फिर अगर जवाब नहीं मिलेंगे तो ईडी की एंट्री होगी। और जैसे मैंने कहा है, 2024 के चुनाव के पहले जाए या 25 के चुनाव के पहले जाए, केजरीवाल का जाना तय है, क्योंकि मास्टरमाइंड तो यही है। मनीष सिसोदिया के पास इतना विवेक, इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अकेले पुल ऑफ कर सके इस सारे स्कैम को। लेकिन फिर अभिषेक ये देखिए कि जो सब्सिडी घोटाला है जिसकी जांच के आदेश एलजी ने दिए हैं, ये घोटाला अपने आप में एक नया तरह का घोटाला है। आपने लोगों की सब्सिडी उनकी पॉकेट्स में डाली और कई फर्जी खातों में डाल दी। दिल्ली में उनको सब्सिडी मिल रही है, कर्नाटक के लोगों के खातों में पैसे जा रहे हैं। तो ये भी तो एक नया तरह का मतलब कहा जा सकता है कि मोडस ऑपरेंडी है पैसा लूटने का। वो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़गिड़ अपनों को।
तो उसका ये एक नायाब नमूना है अरविंद केजरीवाल की सरकार में। देखिए, बहुत सोफिस्टिकेटेड स्कैमर्स हैं और मुझे लगता है कि जमतारा की अगली जो वेब सीरीज बने उसमें केजरीवाल के ऊपर, स्पेशली केजरीवाल के करप्शन पे बने, क्योंकि जमतारा का स्कैम कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ बच्चों का स्कैम था जो दिखाया जा रहा था। देखिए, ये ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा मुझे लगता है इंस्पायर्ड है अरविंद केजरीवाल। अभी ममता बनर्जी का एक स्कैम मैंने एक्सपोज किया था जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट में आया, जिसमें मरे हुए लोगों के खातों में, जनधन के अकाउंट में पैसे गए हैं। 500-500 रुपए वाला भी गया है, इसके वाले चावल दाल सब्जी, मतलब जो भी सरकार फ्री चला रही है केंद्र सरकार, वो पैसे जा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा करप्शन क्यों करती हैं? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी के पास इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनको भरोसा नहीं होता बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कि ये कभी पीएम बन पाएगा तो ज्यादा हमें सपोर्ट करेगा। अब ये नहीं है तो कहाँ करप्शन करेगी? जो संसाधन है उनको लूटेगी। और इसीलिए आप देखिए, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, या बीएसपी हो, या तृणमूल कांग्रेस हो, या स्टालिन की पार्टी हो, इन सब पे करप्शन के हैवी चार्जेस हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी एक क्षेत्रीय पार्टी से अब बन रहे हैं नेशनल पार्टी। उसके लिए क्या चाहिए? क्षेत्रीय पार्टी से नेशनल पार्टी बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कैडर। कैडर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे। वो पैसे कहां से आएंगे? अगर हम इसके सिर्फ इसके मूल में पहुंच जाए, जड़ में पहुंच जाए, तो हमको पता चल जाएगा कि ये करप्शन क्यों करते हैं। बार बार जो लोग कह रहे थे जन लोकपाल, देखिए, जब मैं करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उड़ा था, नितिन गुप्ता जैसे वेल नोन कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन भी जुड़े हुए थे। लेकिन 2013 आते आते हमें रियलाइज हो गया कि इसमें एब्सोल्यूट वामपंथ की एंट्री है, और ये कुछ अर्बन नक्सल की तरह इनका मॉडस ऑपरेंडी है। ये सिर्फ ब्लेम कर देना और उसका किसी सॉल्यूशन नहीं होना। देखिए, हर चीज का जब तक किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता हम बिलीव नहीं कर सकते। उसी दौरान मैंने मनोहर पर्रिकर जी, अब जो दिवंगत नेता हैं बीजेपी के, उनके काम को मैंने गोवा में फॉलो करना शुरू किया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि एक आईआईटीएन, रियल आईआईटीएन क्या कर सकता है। पहले आप 2002, 1999, 98, 2005 तक के अखबार निकालिए, इंग्लिश के, हिंदी के, कभी 5 केजी हीरोइन पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। गोवा में करप्शन का बहुत बड़ा ये कोकीन और नशा जो है वो खेल बन गया था। मनोहर पर्रिकर है, बहुत ईमानदारी से काम किया, उस पर फोकस रखा, और 2009 आते आते खत्म हो गई इस प्रकार के न्यूज। आज आपको गोवा में इस प्रकार के, आपको अखबारों में इस प्रकार की सुर्खियां नहीं मिलती थी, जबकि पहले आप देखिए हर हफ्ते ये खबर आता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप 1995 से जर्नलिज्म कर रही हैं। तो एक मनोहर पर्रिकर ईमानदार थे। मैं अगर कहूं कि देश में कट्टर ईमानदारी की क्या परिभाषा हो सकती है, तो उस आदमी को आप देखिए, एक टेरी कॉटन का शर्ट पहनते थे, छोटा सा मोबाइल रखते थे। ये होता है ईमानदार आदमी, जो स्टेट को बदल दे अपने कार्यशैली से। ये नहीं होता है कि 2 स्कूलों में 2 कमरे बनवा दिए और वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बताने लगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट रिफ्लेक्ट करते हैं फाइनली। आपका सिंगल मोटो एजेंडा ये था कि हमको नेशनल पार्टी बनने के लिए जितना लूट सकते हैं लूटो, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से है, चाहे वो डीटीसी बसेस के माध्यम से है, चाहे वो लीकर के माध्यम से है। मतलब इमेंस करप्शन किया इस आदमी ने। इस आदमी को देखिए, इस आदमी को अगर जेल नहीं होगी ना, मुझ जैसे आदमी को निराशा होगी, क्योंकि फिर आने वाले समय में इस देश का युवा किसी भी आंदोलन से जुड़ने से डरेगा, वो चाहे अच्छा ही आदमी क्यों ना करो, क्योंकि उसके मन में ये भ्रम हो जाएगा ना कि ये भी केजरीवाल बन सकता है। इसको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। इस देश में एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए केजरीवाल को जेल भेज के। और बिल्कुल कई बार ये ख्याल भी आता है कि इतने भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पर आरोप लगा लगा कर जिस इंसान ने दिल्ली में अपनी पार्टी बनाई, सत्ता पर काबिज हुआ, याद करो ना, 15 साल में जो दिल्ली में कायाकल्प किया था शीला दीक्षित ने, उसको भ्रष्टाचार से जोड़ जोड़ कर क्या कुछ नहीं बोला था अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के लिए, कि मेरे पास तो हमेशा फाइल रहती है 370 पन्नों की, जिसमें शीला दीक्षित के सारे भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है। जिस सरकार बनते ही मैं उनको जेल में डाल दूंगा, तुरंत सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। लेकिन हुआ क्या सरकार में आने के बाद से? और वाकई ताजुब होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इतने भ्रष्टाचार में कैसे घिर गए और क्यों घिर गए। और वो आप ठीक कह रहे हैं कि भाई फंड चाहिए है,
पार्टी चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और सारे कॉर्पोरेट्स पर तो ये आरोप लगाते रहे हैं, तो कौन इनको सपोर्ट करेगा? और इसीलिए टेंडर के जरिए या आबकारी नीति जो इनके अंडर आती है उसमें बदलाव करके वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि पंजाब में भी तो 200 करोड़ का घोटाला इसी तर्ज पर आ रहा है ना सामने, आबकारी घोटाला, वहां पर भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और यही सब कुछ वहां भी हो रहा है। तो दिल्ली के बाद अगला घोटाला तो पंजाब का है। इसीलिए तो भगवंत मान आप देख सकती हैं कि राघव चड्ढा से कंडी काट चुके हैं, और जो कुछ भी रायता पिछले 6 महीने में फैला था वहां पे, उसको अब समेटने का वो प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कम से कम मैं एक फुल फ्लेज स्टेट का सीएम हूँ। देखिए, आपने शीला दीक्षित जी की बात की। आज मैं कहूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं अगर पिछले 30 सालों में दिल्ली को देखूं और कंक्लूजन निकालूं, तो शीला दीक्षित वाकई एक जबरदस्त चीफ मिनिस्टर निकली। वो कांग्रेस पार्टी से थी, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं, उन्होंने दिल्ली के लिए जितना उनके पास सीमित रिसोर्सेस था, क्योंकि दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर के पास रिसोर्सेस बहुत सीमित है, उन सीमित रिसोर्सेज में जितना कुछ वो कर सकती थी उन्होंने किया। चाहे वो उस वक्त अटल जी की सरकार के साथ, आप देखिए अटल जी की सरकार थी, एक बार शीला दीक्षित का स्टेटमेंट आप निकाल के देखिए जिसमें ये कह रही हो कि अटल जी मुझे काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये निकम्मा आदमी, इसको काम नहीं करना था, इसको सिर्फ ब्लेम गेम करना है। सत्ता में आप आ गए, इसे पता नहीं कि काम कैसे करना है, तो चलो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहा है, हमें कुछ करने नहीं दिया जाए। अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा तो मुझे ये समझाइए, फिर आपने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कैसे बना दिया? हेल्थ की आप बात करने लगे, मोहल्ला क्लिनिक कैसे बना दिया? या तो काम करने दिया जा रहा है या नहीं करने दिया जा रहा है। पहले एक बात पे आइए। दूसरा, आपको पंजाब इलेक्शन याद है? मैं यहाँ आकर के पंजाब में बोलता था कांग्रेस पे, ये पंजाब वाले पराली जला रहे हैं जी, हम दिल्ली वाले सांस नहीं ले पा रहे हैं जी। आज किसकी सरकार है? और और क्या दिल्ली का प्रदूषण कम हो गया? फिर पंजाब में पराली जलेगी, फिर ये यू टर्न मारेगा और कहेगा पराली मारने जलाने से असली समस्या नहीं है, वो दिवाली की एक दिन पटाखों से जो प्रदूषण होता है ना जी, उसके वजह से समस्या है जी। ये पागलपन है, और इस आदमी ने सिर्फ झूठ बोलना सीखा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जेल जाना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि करप्शन करोगे तो एक दिन जेल जाओगे, ये बहुत जरूरी है। आज देखिए, आज हर दिल्ली वासी दुखी है, और इस दुख का देखिए भांडा फूटेगा एक दिन, और जैसे मीडिया ने बायकॉट किया है, एक दिन इसे कोई नेता का समर्थन नहीं मिलेगा। ये अभी क्या करना चाह रहा है कि विपक्ष पे भी, चूंकि विपक्ष के कई नेता जेल में हैं, चाहे वो टीएमसी के सरकार के लोग हों या फिर कांग्रेस सरकार के लोग हों, उन पे भी लगातार गाज गिर रही है। तो ये इस वक्त चाह रहा है कि हम विपक्ष के बहाने जाकर के खेलें। लेकिन एक बात आप समझिएगा, इसके मनीष सिसोदिया का लॉयर है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल के खिलाफ इसने 2012-13 में क्या नहीं बोला है 2G स्कैम के बाद। बिल्कुल, आप वो इंटरनेट पे सारे डिटेल अवेलेबल हैं। वो आदमी अपना एडवोकेट रखे हुए और कह रहा है कि बड़े ईमानदार आदमी है जी, ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। तो जिसके लिए ईमानदारी का डेफिनेशन ये है कि जो मेरे साथ है, और जो मेरे साथ है, जो मुझे हेल्प करेगा, जो मुझे करप्शन में मदद करेगा और जो मुझे करप्शन से बचाएगा, वो ईमानदार है, तो फिर इस देश का भला करना बड़ा मुश्किल है। और मैं कह रहा हूं इस वक्त प्रधानमंत्री बहुत दबाव में है। एक तरफ देश के जो हालात हैं वो, और उससे भी ज्यादा इस वक्त जो विपक्षी नेताओं का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो। आप देखिए कि विपक्ष के पास कोई भी डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। बिल्कुल। बीजेपी के खिलाफ 3 मुद्दा है, कम्युनल है, फासिस्ट है, और तीसरा जो है वो डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट है जी। अरे यार, तुम क्या करोगे? चलो तुम सरकार में आ गया, तो तुम अगर ये कहना चाहते हो कि तुम मुसलमान के मुफ्तियों को दिल्ली में 20-20 हजार रुपए दोगे तो वो सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म अंदर आता है। और तुमने दिया है, तुमने हज हाउस 100 करोड़ का बनवा दिया तो वो सेकुलरिज्म है। भाई, कोई हज हाउस सरकारी फंड पे क्यों बनेगा? ये मेरे टैक्स का पैसा है। आपने ऐसा कोई अयोध्या हाउस तो नहीं बनवाया, आपने कोई मथुरा हाउस तो हर जगह नहीं बनवाया है। भाई, उनका हज, उनकी मान्यता है, उनको मक्का मदीना जाना है, ठीक है जाएं। सरकार क्यों इसके लिए मदद करे भाई? ये प्रिविलेज वाला जो कि मुसलमान एक प्रिविलेज्ड है इस देश के लिए, ये क्या है? 20% की आबादी अगर है तो वो माइनॉरिटी नहीं है,
वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और आज तो भाई भारत के लोगों को खड़े होकर ताली बजानी चाहिए, हमने चीन को पीछे कर दिया है जनसंख्या में। इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। और अगर जैसे अभिषेक तिवारी ये कह दे कि जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल गैस सब बढ़ेंगे भाई, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है। और ये सिंपल इकोनॉमिकल फंडा है, इसको रोकना है। तो लोग कहेंगे तुम मुसलमान विरोधी हो गए। यार पॉपुलेशन सबके कम करने की बात कर रहा हूं मैं, मुसलमान विरोधी क्यों हूं? नहीं, तुम इस्लाम विरोधी हो। क्यों भाई? क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। तो भाई अगर शरीयत से देश चलना है तो भाई संविधान को फाड़ के फेंक दो। ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा, और अगर सिर्फ संविधान से चलेगा तो इसमें शरीयत की कोई जगह नहीं। तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और मैं सिर्फ एक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये बात कांग्रेस पे भी लागू होती है, ये बात भाजपा में भी कई स्टेट पे लागू हो रही है, ये बात टीएमसी ने तो खैर सारे रिकॉर्ड तोड़े, उन पे लागू होने की बात नहीं। उन्होंने तो कह दिया कि इस देश में शरीयत ही मेन है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पे कम ही भरोसा करते हैं। क्योंकि देखिए ना, एनएचआरसी के रिपोर्ट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एनएचआरसी का 2 मई के बाद का रिपोर्ट है। तो जो इस वक्त देश में सिचुएशन चल रहा है, इसमें अकेला ये आदमी अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना, एक हमारी तरफ टर्म है उत्पाती, जिसने उत्पात मचाया है, ये उत्पाती आदमी है। इस देश का 0.1% आपियों ने इस पूरे देश में जो सोशल मीडिया के सही झूठ, एडिटेड वीडियो, फेक मॉर्फ वीडियोस और सोशल मीडिया पे फेक ट्रेंड्स करा के जो उत्पात मचाया है, इनके ऊपर कार्रवाई और लगाम बहुत जरूरी है। अभिषेक, अभी आपने एनएचआरसी की बात की, तो मैं आज पढ़ रही थी कि एनएचआरसी ने खुद ब खुद संज्ञान लेते हुए अतीक अहमद और अशरफ अहमद को जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, उस पर भी जवाब मांगा है। 4 हफ्ते में यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है, वहां के डीजी से जवाब मांगा गया। तो आप सोचिए कि मतलब बाकी आंकड़े जो उनके सामने हैं उन पर वो संज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं उनमें उनको भी दिलचस्पी है। मैं एनएचआरसी वालों को पकड़ के एक बात पूछना चाहता हूँ। जब अतीक अहमद ने आई थिंक 25 पुलिस वालों को अपने घर में बंदी बना लिया था, कहाँ था? तब ये कहा था जब एक आदमी को मार करके उसका चमड़ा निकाल करके सड़क पे टांग दिया था, तब एनएचआरसी कहाँ था? अगर बीबीसी के तर्ज पे ये लिखना है कि अ पॉलिटिशियन डाइड इन शूट आउट, तब तो बात ही कुछ नहीं है। क्योंकि फिर आप लोगों ने तो ये भी कहा है ना कि भाई मुस्लिम स्कॉलर बगदादी। तो मैं समझ सकता हूं आपका दुख मैं समझ सकता हूं, पर अनफॉर्चुनेटली जो आपका दुख है वो कोई जरूरी नहीं है कि मेरा दुख हो सकता है मुझे खुशी हो। एनएचआरसी वाले मुझे मिले, मैं उनको बताऊंगा कि अतीक अहमद जैसे लोगों की इस देश में, इस दुनिया में, इस पूरे धरातल पे वैसे लोग जो है ना, उनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वैसे लोग इस सभ्य सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है, और जितने अतीक समर्थक हैं उन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब लोग जो है ना इस सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, और महादेव करे कि उनके साथ भी प्राकृतिक कुछ न्याय हो। हाँ, क्योंकि देखो ना, बीबीसी में लिखा जाता है रॉबिन हुड था, सीएनएन में कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिशियन था। तो आप सोचिए कि, और हाँ, अभी आप देखो वो महाराष्ट्र के बीड़ में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, आज उसे शहीद बताया जा रहा है दोनों को। किसी ने तो उसको भारत रत्न देने की मांग कर डाली है। इस देश का हाल देखिए। किसी को याद नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा प्रयागराज उसने हड़प लिया, लोगों की जमीनें हड़प ली। अब देखो ना कितने सारे लोग सामने आकर बता रहे हैं कि क्या किया। मैं कुछ नाम बता रहा हूं, और स्पेशली जब मैं ये बोलूं तो मुसलमान सुने इस बात को, इस देश के मुसलमान सुने, और पॉसिबल हो तो जो मैं कहने जा रहा हूं वो आप स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके ये अगला 1 मिनट आप वायरल कीजिए। नंबर 1, जिशान पुत्र जानू मोहम्मद जेई, कसारी के धूमगंज थाना प्रयाग में, इनको मार दिया। मसले, मदरसा कांड में पुत्री के साथ बलात्कार की घटना। उसके बाद अशफाक कुन्नू का परिवार, मैं सिर्फ अभी मुसलमानों का नाम ले रहा हूं। इसके बाद पार्षद नसन परिवार की हत्या की गई थी 2001 में। जैद बेली दोहरा हत्याकांड बेली।
मकसूद इनकी हत्या, इसके अलावे अरशद पुत्र फरमुल्ला, ये प्रयागराज में इसके अरशद ने हाथ पैर तोड़ दिए थे। इसके अलावे आबिद प्रधान, साउद पार्षद और इसके अलावे शाबिर उर्फ शेरू, ये हिंदू नहीं थे। ये सारे नाम मैंने मुसलमानों के नाम। और अतीक गैंग ने जो इनके साथ यातनाएं की है ना, तो तुम या तो इस देश के मुसलमान मुझे ये बता दे कि ये मुसलमान नहीं थे, या फिर तुम उन मुसलमानों के खिलाफ हो जिस प्रकार के ये थे, या फिर तुम उनके साथ हो जो डॉन है, जो सभ्य सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुमको लगता है कि वो इस्लाम के हिसाब से सही काम कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, हमें दाऊद इब्राहिम भी चलेगा, हमें बगदादी भी चलेगा, और हमें इस देश में ओसामा बिन लादेन भी चलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी देश के लोग बगदादी के इस्लाम से इन्फ्लुएंस्ड होकर के गए, आईएसआईएस ज्वाइन किया, ये फैक्ट है। तो मैं, अगर आप ये कहते कि आप मुसलमानों पे भरोसा कीजिए, मैं कैसे करूं? वो काम तो कीजिए। आप अगर इन मुसलमानों के साथ खड़े होते ना, तो मैं कहता कि आप सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन आप तो अतीक के साथ खड़े हैं। समस्या समझिए, इस देश की समस्या समझिए। ये विडंबना है कि ऐसे मुसलमान जिन पे अत्याचार होते हैं, और अगर किसी बड़े मुसलमान पॉलिटिशियन ने किए हैं, तो इस देश का मुसलमान सिर्फ इसलिए उसे सपोर्ट करने लग जाता है क्योंकि वो बीजेपी विरोधी है या हिंदू विरोधी है। ये इस देश की डेमोक्रेसी का जो है ना, सबसे दुखद पहलू है। क्योंकि पता है अभिषेक, पिछले 4-6 दिन से लगातार चैनल्स पर भी या सोशल मीडिया पर भी उन लोगों के बयान आ रहे हैं जो सच में अतीक और उसके भाई के अत्याचार के भोगी हैं। लोग अब खुलकर अपनी बातें सामने रख रहे हैं। पहले तो लोग डरे सहमे इनके बारे में बात भी नहीं करते थे, लेकिन अब बात करें तो पता चलता है रोंगटे खड़े हो जाने वाली किस्से सुनने को मिल रहे हैं। अब सोचो कि एक तांगे वाले का बेटा इतना बड़ा कैसे बन गया कि 1400 करोड़ की उसकी संपत्ति थी, जो हाल फिलहाल में योगी सरकार ने जब्त की है। तो कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा किया। और जो आज योगी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए सवाल उठाते हैं, वो अखिलेश यादव ये क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकार के वक्त में जो जो कांड उसने किए, उसको लेकर उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ। तब लॉ एंड ऑर्डर कहां चला गया था? अरे भाई, आईपीएस को घुस के थप्पड़ मारा था ना, पूरी आईपीएस लॉबी, आईपीएस लॉबी ने बोला था एक साथ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अखिलेश सरकार, मतलब उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सरकार की, बोला नहीं 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 कर सकते, और पुलिस वालों को बंधक बना लिया। तब आप देखिए ना किसने बचाया। ये जो लोग कहते हैं न्यायालय 11 जजेस ने ट्रांसफर करा लिए, तो देखिए मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि न्यायपालिका, न्यायालय आदमी के लिए है, राक्षस के लिए न्यायालय नहीं है। उसका जो है यही होना है जो हुआ, क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल की अंतिम दुर्गति जो है वो यही है जो अतीक के साथ हुआ। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। जी, रहना चाहिए। शख्स उसके इन कृत्यों को देखकर उसे सहानुभूति नहीं रख सकता, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है इस देश की उस सेकुलर जमात पर, जो मतलब उसको शहीद बताने में लगे हुए हैं, जो उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, जो खबरें छपवा रहे हैं बीबीसी और सीएनएन में। क्योंकि वहां पर जब खबरें छप जाती है तो लुटियन गैंग अब छाती थपथपाता है, क्योंकि उनका तो एजेंडा ही है कि यहाँ की कोई भी बात बड़ा करके विदेशी मीडिया में छपवा दो, फिर 10 बार उसको ट्वीट करो, रीट्वीट करो और लोगों को बताओ कि देखिए वहां पर क्या छपा है। उनको तो ये बताना है कि देखिए वहां पर कह रहे हैं कि वो रॉबिनहुड था, तो वो रॉबिनहुड था। आप सोचिए किस तरह से काम करता है ये पूरा इकोसिस्टम। एक ऑस्ट्रेलियन अखबार में भी, वहां के मुख्य अखबार में खबर छपी, उसको भी पढ़ना चाहिए। अ हार्डकोर नोटोरियस क्रिमिनल डायड इन शूटआउट, हमें उस पर भी बात करना चाहिए। तो 2-3 चीजें हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी नहीं जीत रहे हैं चुनाव। ये चुनाव इस देश का वामपंथ, इस देश का लिबरल सेकुलर गैंग हार रहा है। वो इसलिए हार रहा है क्योंकि
अब उनकी नैरेटिव की पोल पट्टी खुल गई है। वो जो झूठा फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश की जनता उनका सच जान गई है, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी को वोट कर रही है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कोई बहुत एकदम क्रांतिकारी बदलाव कर दिए हो 10 साल में, 8 साल में। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी से हम कम से कम इतना उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसे तत्वों के साथ खड़े नहीं होंगे जो इस देश के लिए अखंडता संप्रभुता के लिए खतरनाक है। आप देखिए, वो खालिस्तान हो, चाहे जो कुछ भी चल रहा है इस देश में, ये सब विपक्ष का ही तो देन है ना। और ये सत्ता के लिए कहां तक जा रहे हैं? क्या इसका इनको पता है कि एक कश्मीर पहले ही कितना झुलस रहा है? हम सत्ता प्राप्ति के लिए पंजाब को झुलसा दें, हम हरियाणा को बांट दें, केरल को बांट दें, बिहार को बांट दें, तो ये सत्ता किस काम की जब देश ही नहीं रहेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं चुनाव, और लोगों को पता चल गया है कि इस देश में जो है नरेंद्र मोदी क्यों आवश्यक है। आप देखिए ना, अतीक अहमद के आईएसआई से रिश्ते सामने आ रहे हैं। अब एनआईए भी इस मामले की जांच करेगा। उसको पाकिस्तान से हथियार आ रहे थे, वो हथियार जाहिर सी बात है पंजाब या हरियाणा जो बॉर्डर स्टेट है वहीं पे तो गिरते होंगे पाकिस्तान से। और फिर पंजाब का क्या हाल हो रखा है, अमृतपाल अभी तक नहीं मिल रहा है। और सरकार किसकी है वहां पर? उनकी, जिन्होंने खालिस्तानियों से पैसा लेकर चुनाव जीता है। तो आप सोचिए कि किस तरफ जा रहे हैं ये विपक्षी पार्टियां, जो हर दूसरे दिन विपक्षी एकता का राग अलापती हैं। भ्रष्टाचार के मामले अगर इनके खिलाफ खुल रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन ये देश विरोधी ताकतों के साथ कैसे चल रहे हैं, ये भी तो हम लोगों के समझ में आना चाहिए ना। देखिए, मैंने हमेशा ये बात कही है और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो इस देश का सेक्युलर तबका है उसको आप इस्लामिक ही समझिए, क्योंकि इस देश में सेकुलरिज्म की 2-3 फंडामेंटल चीजें हैं। पहले आप बॉलीवुड आर्ट के नाम पे एंटी हिंदूफोबिक कंटेंट जनरेट किए, इस्लामिस्ट भी यही चाहते हैं। दूसरा, आप हिंदुओं के तीज त्योहार पर्व पे लगातार अटैक कीजिए, इस्लामिस्ट भी वही चाहते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, पॉलिटिकली एंटी इंडिया हेट्रेड अंदर में पाली है कि भारत में कुछ नहीं है, भारत नकारा है, भारत की डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, भारत के की अखंडता संप्रभुता ये सब बेकार बातें हैं, हिंदी नहीं बोलना चाहिए, क्षेत्रीयता को बढ़ावा दीजिए। ये तमाम निगेटिविटी जो है इनके अंदर भरी हुई है और इस्लामिस्ट के अंदर भी भरी है। इसीलिए मैं इनको एक दूसरे का पूरक कहता हूं, और ये जरूरी है कि इनको डिफीट। देखिए, 2024 में अगर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जीत जाती है, मैंने इसको बार बार अपने भी चैनल पे कहा है और आपके भी चैनल पे कह रहा हूं, मेरे हिसाब से 2024 का इलेक्शन पानीपत का चौथा युद्ध है। हर बार पानीपत के युद्ध के बाद भारत का भविष्य अगले 150 साल के लिए अनसर्टेन हो जाता है। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार फुल फ्लेज्ड इसी तरह की मेजॉरिटी के साथ बनती है, तो हम पहली बार देखेंगे कि सिस्टम के मूलभूत स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे। आज देखिए ना, इस देश का सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े न्यायिक मामलों को छोड़ करके सेम सेक्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। ताज्जुब होता है। नहीं, और आप देखिए कि सुनिए, मतलब डेफिनेशन सुनिए। मतलब मैं हमेशा कहता हूं, और मुझे कोई, मैं जानता हूं कि ये कोई कोर्ट का कंटेम्प्ट वगैरह का चार्ज नहीं लगा, इसलिए क्योंकि मैं व्यक्ति विशेष की आलोचना कर रहा हूं, और व्यक्ति विशेष इस देश में कोर्ट नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो मुख्य जस्टिस होते हुए वो एक वोक और लिबरल की तरह काम कर रहे हैं, न कि मुख्य न्यायाधीश की तरह। और उनका नाम मिलॉर्ड इसीलिए मैं कहता हूं। मुख्य न्यायाधीश, देखिए हिंदी में न्यायाधीश और अंग्रेजी में मिलॉर्ड, दोनों में मूल बहुत अंतर है। न्यायाधीश का काम है न्याय करना, मिलॉर्ड अंग्रेजों के द्वारा एक एडॉप्टेड टर्म है जिसको आपने जबरदस्ती भगवान बना दिया और वो भगवान की तरह ट्रीट करने लगे। माय लॉर्ड, मेरे बेडरूम में घुस रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, और आप ये कहते हैं कि अभिषेक तिवारी चुप रहे हैं। आप मेरे बेडरूम में नहीं घुस सकते, चाहे आप इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पे ही क्यों ना हो। गलत है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर ये सब कुछ ट्रोलिंग हो रही है। फिर ये कहा जाता है कि जनता ट्रोल करती है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं तो अपनी बातों को सामने रखेगी। जनता को भी तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है ना। ये अधिकार सिर्फ चुनिंदा लोगों को तो हासिल नहीं है। और जनता के हाथ में आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपनी बातें लिख सकते हैं, इसीलिए वो ये बातें लिख रहे हैं। और जो बातें पहले लोग रिएक्ट नहीं करते थे, बहुत से लोगों को ये भी लगता था अभिषेक की शायद
कोर्ट के खिलाफ बोलना, जज के खिलाफ बोलना, अवमानना का मामला बन जाएगा उनके खिलाफ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब देखो ना पिछले एक दिन से कैसे किसी भी सोशल मीडिया व्यक्ति पर विशेष के खिलाफ आलोचना जो है अवमानना नहीं है। नहीं, वो अवमानना नहीं है किसी भी व्यक्ति विशेष। और मैं एक बात कहता हूं, इस देश में समस्याएं उत्पन्न सोशल मीडिया के आने की वजह से यही हुई है, क्योंकि इस देश के कुछ सेलेक्टिव लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते थे, जिनके पास सो कॉल सोफिस्टिकेटेड लोग जो हैं, जो घरों में वाइन पीते हुए कहते थे अरे यार बहुत इंटॉलरेंस हो गया है देश में यार, वी शुड डू समथिंग। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि मैं महेश भट्ट हूं, और महेश भट्ट जाके कहते हैं अजीज बर्नी का किताब हाथ में लेके कि आई थिंक 26/11 में मेरे बेटे राहुल भट्ट को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं डेविड हेडलीवर के साथ किया, आरएसएस इज द मेन। और हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम उस आदमी को नंगा कर सके। आज जब वो सेकुलरिज्म की, एकता अखंडता की बात करता है, तो मैं कहता हूं कि उसको पकड़ के जो है ना पुलिस वालों के हाथ में देना चाहिए और पूछना चाहिए कि यह आदमी किस बेसिस पे इस देश में कह रहा था कि 26/11 जो है आरएसएस की साजिश है। अगर कसाब जीता जागता नहीं पकड़ा जाता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है इस देश में। बिल्कुल, सीरियसली। जी। वो तो तुकाराम ओमले अभिषेक जो शहीद हो गए, उनका हम सब लोग कहते हैं ना, हम कृतज्ञ हैं उनके, आभारी हैं कि उन्होंने अपनी दिलेरी दिखा के, एक डंडा ही तो था उनके हाथ में, उन्होंने कसाब को जाने नहीं दिया, पकड़ लिया इस तरह से, तो सारा पोल पट्टी खुल गया। वरना जिस तरह से हाथ में कलावा था, जिस तरह से उनके नाम थे, आईडी कार्ड उनके पास जिस तरह के नाम से थे, हिंदू नामों से थे, तो फिर बात पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाती। जो एजेंडा वो भगवान आतंक का चल रहा था ना, उसकी थ्योरी को ये लोग सच साबित करने लग जाते। तो ये तो वही प्लान ही था, वही प्लान ही था। मैंने कहा ना कि इन्हीं सब का ग्रुप जो बना ना, वो बोला कि अब मजा नहीं आ रहा है काम करने में, तो एक ग्रुप बनाओ और आम आदमी पार्टी बना लो, क्योंकि इस देश में आम आदमी के नाम पे सब कुछ चल जाता है, और वो चलाने का प्रयास किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी वालों को जो है ना एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये अब देखना ये होगा कि ईडी का शिकंजा कब अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द कसता है, क्योंकि 56 सवालों के जवाब देने के बाद से वो लगातार ये कह रहे हैं ना, मैंने सब कुछ बता दिया जी, जो जो पूछा सब सच बता दिया। लेकिन जब कोई इम्तिहान देकर आता है, कोई एग्जाम देकर आता है, तो कभी कहता है कि मैंने खराब पेपर किया। सब यही कहते हैं ना, मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो तो रिजल्ट आने पर पता चलता है। तो अभी सीबीआई का रिजल्ट आया नहीं है, सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दी अरविंद केजरीवाल को, और अब तो ईडी का सम्मन भी उनको मिलने वाला है। और इसी डर से उन्होंने वो विशेष सत्र बुलाकर वो सारा ड्रामा जो किया है ना, कहानी जो राजा वाली सुनाई है, वो दरअसल इसीलिए सुनाई है क्योंकि वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं, और उन्हें लग रहा है पता नहीं कहीं वो भाषण ही ना साबित हो जाए विधानसभा का। सही बात, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो भी हो, मुझे लगता है कि मुझे न्यायालय पे भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे अभी भी इस केंद्र सरकार पे भरोसा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो काम कर रही है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वालों को जो है मैं चाहता हूं कि मैं देखूं जेल जाते हुए। जी। चलिए, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से ईडी बहुत जल्द अपनी चार्जशीट लेकर आने वाली है, उस चार्जशीट में क्या क्या होगा, किस किस के नामों का खुलासा होगा, यही सब चीजें तो अरविंद केजरीवाल को इस वक्त डराए हुए हैं। संजय सिंह के भी इसीलिए पसीने छूट रहे हैं, इसीलिए वो इतना कुछ बोल रहे हैं आजकल। लेकिन बहुत दूर नहीं है वो दिन, अगले इसी महीने के आखिर में ही ईडी ने चार्जशीट फाइल करनी है आबकारी घोटाले में, तो उस पर हम सबकी नजर है। लेकिन आपने आज आम आदमी पार्टी के साथ साथ अतीक अहमद को लेकर जो तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, अभिषेक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।